माय डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। चलिए इसी क्रम में आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके पूछे जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि आपके एग्ज़ाम में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपके एग्ज़ाम में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको बनाने रहेंगे 40। कुल प्रश्न जो है 110 रहेंगे, जिसमें 24 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, 6 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। आपको इसमें से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनाना है। बिहार बोर्ड ने पहले वाला पैटर्न ही रखा है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये मॉडल पेपर जारी भी हो चुका है और सेंटअप एग्जाम में तो आपने देख भी लिया था। अगर बात करें कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे फिल करना रहता है, तो उसके लिए आपको मिलता है एक OMR सीट। तो इसीलिए आप भी जब अभी ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो कोशिश कीजिएगा कि आप OMR सीट लेकर बैठे हो, ताकि उसका प्रैक्टिस भी आपको अच्छे तरीके से हो जाए। और हर एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलते हैं। क्वेश्चन पेपर आपको 2 खंडों में मिलता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिसकी बात अभी हम लोग करेंगे। 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे बिहार बोर्ड के अनुसार और कोशिश करेंगे कि कितने ऑब्जेक्टिव बनते हैं इसमें से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक है। ऑप्शन नंबर ए है हवा, ऑप्शन नंबर बी है हीरा, ऑप्शन नंबर सी है सीसा और ऑप्शन नंबर डी है जल। तो बताइए किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो आप जानते हैं कि हवा का अपवर्तनांक होता है 1, हीरा का होता है 2.42, उसी प्रकार सीसा का होता है 1.50 और जल का होता है 1.33। तो बताइए किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो आप बिल्कुल बता पाएंगे, क्योंकि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है 2.42। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी है धनात्मक, ऑप्शन नंबर सी है 0 और ऑप्शन नंबर डी है कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक। तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण ऐसे होता है, आप फोकस दूरी इधर होती है। जब भी इधर की दूरियां मापी जाती है तो वो माइनस में होती है, इधर की दूरियां धनात्मक होती है। सेम कार्तीय चिन्ह परिपाटी के समान, जैसे हम लोग मैथ में करते हैं ना, इधर प्लस इधर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। उसी प्रकार इसमें भी क्या होगी, इधर फोकस है तो इधर क्या होगी, ऋणात्मक होगी। यानी आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो आप जानते हैं कि एक लेंस है, लेंस में एक फोकस इधर होता है, F1 कहते हैं इसको, और एक फोकस इधर होता है, इसको कहते हैं F2। तो कितने मुख्य फोकस हुए, 2 मुख्य फोकस हुए। तो इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। चलिए अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है समतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप इस प्रश्न का उत्तर अवतल दर्पण के उपयोग में पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। अवतल दर्पण की फोकस दूरी F एवं उसकी वक्रता त्रिज्या R के बीच संबंध है। तो आपने संबंध पढ़ा है R बराबर 2F, ठीक है, R बराबर 2F। तो इस तरह F का मान निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, R/2। अब देखिए R/2 कहाँ, A बराबर R है, A बराबर 2R है, A बराबर R/2, A बराबर 4R है। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो अभिसारी मतलब क्या होता है, जहां पर किरणें एक ही बिंदु पर जाके मिल जाए। देखिए अवतल लेंस में देखिएगा तो यह किरणें जो है विसरित हो जाती है, यानी अपसारित हो जाती है। किरणें क्या हो जाती है, अपसारित हो जाती है। तो यह तो अभिसारी लेंस नहीं होगा। उत्तल लेंस देखें
तो उत्तल लेंस देखिएगा तो उत्तल लेंस में कहीं से भी समानांतर किरणें आए एक ही बिंदु से गुजर के जाती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, न्यूनतम मतलब सबसे कम। तो आपने तरंगदैर्घ्य के लिए पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, बैजानीय पिनाला। इसका मतलब है कि जैसे जैसे इधर के तरफ बढ़िएगा तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, तरंगदैर्घ्य क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल का, सबसे कम किसका हुआ, बैगनी का। यानी सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैगनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश का विक्षेपण, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश का प्रकीर्णन और ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश का अपवर्तन। क्या होगा सही आंसर, सही आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। देखिए अपवर्तित प्रकाश ही हमारे आँखों तक पहुँच पाती है और काफ़ी प्रकाश प्रकीर्णित भी हो जाता है, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन और हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए है वायु में, ऑप्शन नंबर बी है कांच में, ऑप्शन नंबर सी है निर्वात में और ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों में। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निर्वात में। क्यों, वायु में भी लगभग इसके समान होती है लेकिन वायु में निर्वात की अपेक्षा कम होती है और निर्वात का अपवर्तनांक भी सबसे कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के 2 नियम हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन कहे अपवर्तन कहे, इन दोनों का कितने नियम दिया गया है, 2 दिया गया है, अपवर्तन का भी 2 दिया गया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी है स्थितिज ऊर्जा और ऑप्शन नंबर डी है तापीय ऊर्जा। क्या होगा सही आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्थितिज ऊर्जा। जलता हुआ मोमबत्ती किस में बदलता है, इसमें विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, नहीं। रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। संख्या 13 है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है समानांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर बी है श्रेणी क्रम में, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी में और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सही आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर बी क्यों सही होगा, क्योंकि R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, इसमें व्युत्क्रम नहीं जुड़ता, डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो इसलिए 14 का ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग किया जाता है वह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है तांबा, ऑप्शन नंबर बी है नरम लोहा, ऑप्शन नंबर सी है इस्पात और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर, नरम लोहा। इसको क्या कहा जाता है, क्रोड भी कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर, देखिए विखंडन के समय ऊर्जा मुक्त होती है, विखंडन के समय ऊर्जा मुक्त होती है और संलयन के समय ऊर्जा जो है लगती है। तो क्या होगा उच्चतम ताप पर, तो नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति कौन सी है। सौर कुकर, सौर सेल, दोनों, इनमें से कोई नहीं।
देखिए सौर कुकर कब होता, जब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना होता। अब यहाँ पे विद्युत ऊर्जा को तो सौर ऊर्जा को तो विद्युत ऊर्जा में बदलना है, तो इसलिए सौर सेल होगा। अगर सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना होता तो सौर कुकर, इसको विद्युत ऊर्जा में बदलना है तो सौर सेल। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 18 है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। विद्युत वाहक बल है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, विभवांतर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल या विभवांतर कहलाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति की जाती है? प्रत्यावर्ती धारा की, चरदिष्ट धारा की, दिष्ट धारा की, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति होती है, तो इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विक्षेपण किसमें असंभव है? ऑप्शन नंबर ए है कांच में, ऑप्शन नंबर बी है निर्वात में, ऑप्शन नंबर सी है जल में, ऑप्शन नंबर डी है फाइबर में। देखिए निर्वात में यह असंभव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई माध्यम मिलेगा ही नहीं, तो वर्ण विक्षेपण कैसे होगा? तो इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वात में। अगला, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। देखिए अब वायु से कांच में प्रकाश जा रहा है तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में, और जब भी सघन माध्यम में जाता है तो क्या हो जाता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, यानी आधार से दूर जाता है। तो इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आधार से दूर जाना। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न नंबर 23। चलिए अगला प्रश्न है 2ZnO प्लस O2 बन रहा है 2ZnO। ये शायद क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव में करा भी दिया है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। तो ऑप्शन में है अपघटन, ऑप्शन नंबर बी है विस्थापन, ऑप्शन नंबर सी है अवक्षेपण, और ऑप्शन नंबर डी है उपचयन। क्या होगा? देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे दो छोटे छोटे यौगिक मिलके बड़े यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, नहीं, और बन रहा है 2ZnO। तो यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ पर एक और चीज़ आपको देखने को मिले, जिंक जो है में ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, तो जुड़ता है तो उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपचयन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24 है, खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, ऑप्शन नंबर बी है अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। देखिए खाने वाला सोडा का सूत्र NaHCO3, धोने वाले सोडा का सूत्र Na2CO3 × 10H2O। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है तांबा, ऑप्शन नंबर बी है पारा, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम, और ऑप्शन नंबर डी है लोहा। देखिए ये भी जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है, सोडियम भी ठोस, लोहा भी ठोस, तो इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। पारा जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है? तो देखिए इसको याद रखने का तरीका है हीना, नीना, अरे, करीना, एक्सरे, रंगीन। ठीक है, हीना, नीना, अरे, करीना, एक्सरे, रंगीन, या हीने, अरकर, एक्सरे, रंगीन। तो सही आंसर क्या होगा? देखिए तो यहाँ पे हीलियम मैच कर जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न संख्या 27 है, सोडियम कार्बोनेट के विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर कौन सा हो जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है पीला, ऑप्शन नंबर बी है लाल, ऑप्शन नंबर सी है गुलाबी और ऑप्शन नंबर डी है हरा। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुलाबी। क्यों? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट जो है एक क्षारीय विलयन है। सोडियम कार्बोनेट क्या है? एक क्षारीय विलयन है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है NH3, ऑप्शन नंबर बी है CO2, ऑप्शन नंबर सी है O2 और ऑप्शन नंबर डी है N2। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा CO2। देखिए CH4 रहता या CO2 है तो ये क्या है? या CO है। ये सब ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। प्रश्न संख्या 29 है कि गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? गंधक किसको कहते हैं? सल्फर को। आपको पता है सल्फर का परमाणु संख्या 16 और इसका परमाणु द्रव्यमान 32 होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 16। परमाणु संख्या इसकी कितनी होती है? 16 और परमाणु द्रव्यमान 32। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 30। क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। क्यों? क्योंकि अम्ल जल में आयनित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी है अविलेय होता है, ऑप्शन नंबर सी है विलेय होता है, ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि यह आयनित हो जाता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी है अम्लीय, ऑप्शन नंबर सी है उदासीन और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका अभी हमने आपको आंसर बताया है कि कोई भी धातु हो इसका ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। तो इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्षारीय। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। अगला प्रश्न है, सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है कॉपर, ऑप्शन नंबर बी है जिंक, ऑप्शन नंबर सी है पोटेशियम और ऑप्शन नंबर डी है फेरस। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोना और कॉपर मिला के मिश्र धातु बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 है, NaCl प्लस AgNO3 बनता है AgClNO3। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए है विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी है संयोजन, ऑप्शन नंबर सी है द्विविस्थापन और ऑप्शन नंबर डी है वियोजन। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे देखिए, अगर अवक्षेपण अभिक्रिया होता तब तो सबसे पहले मारते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे AgCl क्या हुआ है? अवक्षेपित हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक और अभिक्रिया हुई है। देखिए Ag जो है Cl के साथ और Na जो है NO3 के साथ। इसका मतलब है कि दोनों के आयनों का आदान प्रदान हुआ है। इसका मतलब है कि यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन है, एक अधातु है, एक धातु है, एक उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब क्या है? उपधातु है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक उपधातु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, वे तत्व जिनकी बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं क्या कहलाते हैं? संक्रमण धातु, हैलोजेंस या क्षारीय मृदा धातु या उत्कृष्ट गैसें। तो जिसके भी बाहरी कोष भरे होते हैं उसको उत्कृष्ट गैस कहते हैं। अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। इसमें हीलियम को छोड़ दीजिएगा, हीलियम क्या है? एक्सेप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। प्रश्न है, खड़िया का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है CaHCO3 होल 2, CaOCl2
और ऑप्शन नंबर सी है CaCl2, ऑप्शन नंबर डी है CaCO3। तो सही आंसर क्या होगा? CaCO3। खड़िया या 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? ऑप्शन नंबर ए है SO2, ऑप्शन नंबर बी है CaO, ऑप्शन नंबर सी है Na2O और ऑप्शन नंबर डी है MgO। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी MgO। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है? ऑप्शन नंबर ए है CH4, ऑप्शन नंबर बी है C2H4, ऑप्शन नंबर सी है C2H2 और ऑप्शन नंबर डी है C2H6। देखिए जो CnH2n-2 के फॉर्म का होता है वही एल्काइन होता है। देख लीजिए C 2 है, 2 दूना 4 में से 2 गया तो 2 होगा, यानी C2H2 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, CH3O-C2H5 का IUPAC नेम क्या होगा? तो देखिए यह इसमें क्या जुड़ा हुआ है, इसमें ईथर जुड़ा हुआ है। जब भी ईथर जुड़ा रहता है तो उसमें बीच में ऑक्सीजन होता है और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सी लगा देते हैं। अब इसके इस साइड देखिए क्या है, मेथेन है, तो लिखेंगे मेथऑक्सी। मेथॉक्सी इधर क्या है, एथेन है, तो मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोपेनॉल, ऑप्शन नंबर बी है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है एथेनॉल और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो आपको पता है सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी एथेनॉल का उपयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 41 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नांकित में कौन सा उत्पाद बनाता है? ऑप्शन नंबर ए है NaZnO2 प्लस H2, ऑप्शन नंबर बी है Na2ZnO2 प्लस H2, ऑप्शन नंबर सी है Na2ZN2 प्लस H2 और ऑप्शन नंबर डी है NaZnO प्लस H2। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, Na2ZnO2 प्लस H2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी धोने के सोडा का? ऑप्शन नंबर ए है Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन नंबर बी है NaHCO3 और ऑप्शन नंबर सी है CaCO3, ऑप्शन नंबर डी है CaOH2। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए Na2CO3 × 10H। क्वेश्चन नंबर 43 है, अम्ल राज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 1:3, ऑप्शन नंबर बी है 3:1, ऑप्शन नंबर सी है 2:2 और ऑप्शन नंबर डी है 2:3। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3:1। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी है अभिकारक, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीकारक, ऑप्शन नंबर डी है अवकारक। आपको पता है क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक और अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? ऑप्शन नंबर में ए है CEO, ऑप्शन नंबर बी है MgO, ऑप्शन नंबर सी है CaO और ऑप्शन नंबर डी है SO2। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी अधात्विक ऑक्साइड ही अम्लीय ऑक्साइड ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। नंबर 46 है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? ऑप्शन नंबर ए है अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है क्षार, ऑप्शन नंबर सी है
अम्ल एवं क्षार दोनों। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षार। क्वेश्चन नंबर 47 है, स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 5 से 7, ऑप्शन नंबर बी है 2 से 3, ऑप्शन नंबर सी है 7 से 7.8 और ऑप्शन नंबर डी है 9 से 9.5। क्या होगा सही आंसर? और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 से 7.8 तक मानव शरीर का पीएच मान होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा या कम हो जाता है तो हमारे शरीर का विघटन शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नांकित यौगिकों में कौन सा यौगिक जल में विलेय है? ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइसल्फाइड, ऑप्शन नंबर बी है बेंजीन, ऑप्शन नंबर सी है मेथेन और ऑप्शन नंबर डी है ग्लूकोज। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाई सल्फाइड जो है जल में क्या होता है? विलेय होता है। देखिए कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा जल में विलेय नहीं होता है, लेकिन कोई भी अकार्बनिक यौगिक है वो जल में विलेय होता है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है कि इनमें से कौन सा अमलगम है? CuSN, NaHG, CuZN, PbSN। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि NaHG जो है अमलगम तभी बनता है जब पारा लगा हुआ हो, तभी क्या बनता है? अमलगम बनता है। तो सोडियम में लगा हुआ है इसलिए यह क्या है? अमलगम है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? ऑप्शन नंबर ए है टाइटेनियम, ऑप्शन नंबर बी है प्लेटिनियम और ऑप्शन नंबर सी है कॉपर और ऑप्शन नंबर डी है एल्यूमिनियम। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। क्यों एल्यूमिनियम होगा? क्योंकि ये सभी जो है सक्रियता श्रेणी में जिंक से नीचे आती है, एल्यूमिनियम ऊपर आता है, इसलिए यह इसको विस्थापित कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 51 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है नीलय, ऑप्शन नंबर बी है शिराएँ, ऑप्शन नंबर सी है आलेंद और ऑप्शन नंबर डी है धमनियाँ। क्या होगा सही आंसर? तो देखिए जब भी शुद्ध रक्त की बात आएगी तो धमनी आंसर होगा। ठीक है, तो शुद्ध रक्त को कौन ले जाता है रक्त वाहिनियों में? तो धमनियाँ लेकर जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। नंबर 52 है, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है लिम्फ, ऑप्शन नंबर बी है सीरम, ऑप्शन नंबर सी है प्लाज्मा और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा। क्यों? यह जो है हल्का पीला रंग का चिपचिपा द्रव होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए है जीरोफाइट्स, ऑप्शन नंबर बी है जलमग्न हाइड्रोफाइट्स, ऑप्शन नंबर सी है एंजियोस्पर्म और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलमग्न हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 54 है, किण्वन क्रिया पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है ईस्ट में, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर सी है अमीबा में और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट में जो है किण्वन प्रक्रिया पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है बीज, ऑप्शन नंबर बी है फल, ऑप्शन नंबर सी है बीजांड और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए कोई भी अंडाशय पूर्ण विकसित हो जाता है तो क्या बन जाता है? वही फल बन जाता है जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन नंबर ए है C12H22O11। सबसे पहले जान लीजिए कि ये किसका सूत्र है। ये शुगर का सूत्र है जिसको हम लोग शक्कर कहते हैं हिंदी में, चीनी। ऑप्शन नंबर बी है C6H12O6 और ऑप्शन नंबर सी है CH3COOH। यह एसिटिक अम्ल का सूत्र है। किसका सूत्र है? एसिटिक अम्ल का सूत्र है।
और ये तो हो गया सामान्य नाम, और इसका IUPAC नाम जो है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगला है CH3CHO, इसको हम लोग कहते हैं एथेनल, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी जो है आपका C6H12O6, यह क्या है, ग्लूकोज का सूत्र है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किस पौधे को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, पौधे के किस भाग को। ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी है प्लास्टिड, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर डी है क्वांटोसोम। तो क्या होगा सही आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडोत्सर्ग का कारण है। ऑप्शन नंबर ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है LH, ऑप्शन नंबर सी है FSH, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी LH। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। नंबर 59 है, निम्नलिखित में किस में अलैंगिक जनन द्विखंडन विधि द्वारा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए है लेशमानिया, ऑप्शन नंबर बी है पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर सी है ईस्ट, और ऑप्शन नंबर डी है अमीबा। क्या होगा सही आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लेशमानिया, ऑप्शन नंबर ए लेशमानिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ऑप्शन नंबर ए है संयोजक क्रिया द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है अपघटन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फिर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, फिर हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फिर वो जाता है पौधों के पास। इस प्रकार जो है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। 61 है, भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर ए है पीत रस, ऑप्शन नंबर सी है अग्न्याशय रस, ऑप्शन नंबर डी है सी है आंत्र रस, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही, सॉरी इनमें से सभी। तो सही आंसर तो आप जानते ही हैं क्या होगा, इनमें से सभी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पित्ताशय में, ऑप्शन नंबर बी है अग्न्याशय रस में, ऑप्शन नंबर सी है आंत्र रस में, और ऑप्शन नंबर डी है जठर रस में। क्या होगा सही आंसर, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंत्र रस, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 63 है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रसनी, ऑप्शन नंबर बी है छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी है आमाशय, ऑप्शन नंबर डी है ग्रासनली। आप आंसर सोच रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी, लेकिन बिल्कुल गलत होगा वो। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत। छोटी आंत जो है, इनकी नलियाँ जो है बहुत ही ज़्यादा संकुचित रहती है, जब इनको फैला दिया जाएगा तो इनका आकार बहुत बड़ा होता है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रासनी से, ऑप्शन नंबर बी है मुख गुहा से, ऑप्शन नंबर सी है आमाशय से, ऑप्शन नंबर डी है छोटी आंत से। तो आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि हमारी भोजन पाचन क्रिया का आरंभ मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए है टाइलिन, ऑप्शन नंबर बी है लाइपेज, ऑप्शन नंबर सी है माल्टेज, ऑप्शन नंबर डी है लेक्टेज। क्या होगा सही आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाइपेज एंजाइम। 66 है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए है केंद्रक में, ऑप्शन नंबर बी है कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन नंबर सी है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर डी है स्टोमाटा में। क्या होगा सही आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। नंबर 67 है, ओजोन परत है। ऑप्शन नंबर ए है हानिकारक, ऑप्शन नंबर बी है उच्च ताप पर लाभदायी, ऑप्शन नंबर सी है लाभदायी, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सही आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उच्च ताप पर लाभदायी। क्योंकि क्या होता है, जब हमारे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाएगा तो ओजोन परत ही हमारी रक्षा करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन फूल नर प्रजनन अंग है। ऑप्शन नंबर ए है पुंकेसर, ऑप्शन नंबर बी है दलपत्र, ऑप्शन नंबर सी है पुष्पासन, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर।
नंबर 69 है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए है 30.5 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन नंबर बी है 305 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन नंबर सी है 3.5 किलो जूल पर मोल और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 30.5 किलो जूल पर मोल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? ऑप्शन नंबर ए है वायवीय, ऑप्शन नंबर बी है अवायवीय, ऑप्शन नंबर सी है किण्वन और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवायवीय श्वसन से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? ऑप्शन नंबर ए है लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन नंबर बी है श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कणिकाएं। क्यों? क्योंकि इन कणिकाओं में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वही जो है परिवहन का कार्य करता है, HA होता है। ठीक है, चलिए। क्या 72 है, पादप अपशिष्ट जमा होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है पत्तियों में, ऑप्शन नंबर बी है छाल में, ऑप्शन नंबर सी है कोशिकीय रिक्तिकाओं में और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी में। तो सही आंसर होगा इन सभी में पादप अपशिष्ट जमा होते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। 73 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए है मुंह, ऑप्शन नंबर बी है ग्रास नली, ऑप्शन नंबर सी है आमाशय और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रास नली। यहाँ पर कोई एंजाइम स्राव नहीं होता, पाचन की क्रिया भी यहाँ पर नहीं होती, बस एक माध्यम का काम करता है जिससे भोजन आमाशय तक पहुँचता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए है थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर बी है ADH, ऑप्शन नंबर सी है वेसोप्रोटीन और ऑप्शन नंबर डी है मेलाटोनिन। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वेसोप्रोटीन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर बी है जिबरेलिन, ऑप्शन नंबर सी है साइटोकाइनिन और ऑप्शन नंबर डी है एब्सिसिक अम्ल। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी एब्सिसिक अम्ल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। 76 है, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? पाचन तंत्र का, श्वसन तंत्र का और ऑप्शन नंबर सी है उत्सर्जन तंत्र का, ऑप्शन नंबर डी है परिवहन तंत्र का। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परिवहन तंत्र का मानव हृदय भाग है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। 77 नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है कोशिका विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी है अनुवांशिकी, ऑप्शन नंबर सी है क्रमिक विकास, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुवांशिकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, श्वसन क्रिया में निम्नांकित में किस गैस का ग्रहण किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है CO2, ऑप्शन नंबर बी है O2, ऑप्शन नंबर सी है N2, ऑप्शन नंबर डी है SO2। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी O2। हम लोग कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन गैस। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 79 पे। क्वेश्चन नंबर 79 है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 8 और ऑप्शन नंबर डी है 12। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो देखिए तो कार्बन का कितना एटम है? 6 एटम है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 है, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए है मेडुला में, ऑप्शन नंबर बी है अग्र मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर सी है मध्य मस्तिष्क
और ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम मस्तिष्क। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेडुला में। यह था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन और यह मॉडल सेट जो है बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है और इसे काफ़ी प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना रहती है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।